हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस। एनालाइजिंग इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? हमने अभी तक फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन गवर्न करता है, कि आपको माइक्रो एनवायरनमेंट में किस तरीके से आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा, मैक्रो एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस को किस तरीके से फर्क पड़ेगा, बट आप उसको एनालाइज किस तरीके से करोगे और किस बेसिस पे एनालाइज करोगे वो हम देखने वाले हैं। तो एनालाइज आप मेनली 4 बेसिस पे करोगे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर क्या होता है? आपकी जो भी आप गुड्स या सर्विसेज बना रहे हो, उसके लिए आपको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कौन करता है? फॉर एग्जांपल से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर कोई चीज चल रही है क्रूड ऑयल से, तो इंडिया में ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता नहीं है, तो हमें सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम रशिया के ऊपर डिपेंड करेंगे, हम सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंड करेंगे, हम हो सकता है यूएसए के ऊपर डिपेंड करें, तो हमें अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर गुड्स की, तो एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया में ही इतने सरप्लस में उगते हैं। जैसे कि हम अगर वीट की बात करें, राइस की बात करें, हम शुगर की इनकी बात करें, तो हम इसके सरप्लस प्रोड्यूसर है। तो इसकी वजह से हमें ज्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, स्पेशली हमें फॉरेन गुड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। सो आपका जो सप्लायर होता है, वो जो आपका रॉ मटेरियल होता है, उसका सप्लायर कितने ज्यादा है, जितने ज्यादा सप्लायर होंगे उसमें उनके बीच में उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा, और हो सकता है कि आपको जो सप्लायर है वो एक बेटर प्राइस आपको ऑफर करें। अब मान लीजिए जैसे अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, और वॉर लाइक सिचुएशन में आपकी पर्टिकुलर किसी कंट्री के साथ में आपकी नहीं बन रही है जियोपॉलिटिकल टर्म्स, तो फिर आप ऑब्वियसली उनके अपना सप्लाई कट कर लोगे, या फिर हो सकता है वो आपको महंगा सामान बेचें। अब अगर आपके किसी और के साथ और सप्लायर के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, तो आप दूसरे सप्लायर के ऊपर स्विच कर सकते हो। जैसे कि हम अपने लोकल मार्केट में भी देखते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे हो सकता है बहुत सालों से जा रहे हो, बट एक बार हो सकता है हमें एक्सपीरियंस अच्छा ना मिले, तो हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे मार्केट में, उतना कम कंट्रोल होगा सप्लायर का आपके बिजनेस के ऊपर। तो द मोर नंबर ऑफ सप्लाई द इजियर द बिजनेस। नेक्स्ट इज कंपटीशन। आपके जैसे सेम प्रोडक्ट बनाने वाले कितने लोग हैं आपके मार्केट में? जैसे कि अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी बनाने वाले बहुत सारे हैं। अगर हम बिल्डर्स की बात करें तो इंडिया में बिल्डर्स बहुत सारे हैं। बट अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि कितने लोग हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, तो वर्ल्ड में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं। इसकी ऑब्वियसली इसकी मोनोपोली चाइना के पास है, ताइवान के पास है, बट इंडिया इसमें बहुत पीछे है। यूएसए, जर्मनी, ये भी कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। तो आपका ना कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई एक प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेचेंगे तो उनको फिर वो प्राइस फ्लक्चुएट करना पड़ेगा, उनको अपने अंदर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आना पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका कंपटीशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, और जितना ज़्यादा कस्टमर को बेनिफिट होगा उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी कंपनी को, क्योंकि उनको अपनी कंपनी में यूएसपीज बनानी पड़ेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने प्राइस को भी मिनिमल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। अब आपका कस्टमर आपके कंपनी को या फिर आपके गुड्स या सर्विसेज को कैसे चेंज करा सकता है? क्योंकि कस्टमर ऑब्वियसली जैसे हम मार्केटिंग पढ़ते हैं, तो मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है कस्टमर। कस्टमर बेसिकली भगवान है आपका, कि जो कस्टमर बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर कस्टमर की बहुत बड़ी फोर्स आस्क कर रही है कि आपका जो प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है, जैसे कि अगर हम पार्ले जी की बात करें, पार्ले जी बहुत पुराना बिस्किट है, बट अभी तक वो कंटिन्यू होते आ रहा है, बिकॉज कस्टमर आर हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्विच कर लिया प्रोडक्ट को, बट स्टिल अभी भी कंट्री का जो मास है वो कंज्यूम करता है उस प्रोडक्ट को। बट मान लीजिए अगर किसी दिन ऐसा आए कि धीरे धीरे करके बहुत बड़ा एक कस्टमर बेस चेंज होना चाहे, वो चाहेगा कि हम बोर हो चुके हैं इस बिस्किट से, अब आप कुछ और लेकर आओ, तो कस्टमर का जो फोर्स है वो आपको ड्राइव करेगा आपकी कंपनी को, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम फोन मार्केट में देखते हैं, फोन कंटिन्यूअसली क्यों चेंज हो रहे हैं? बिकॉज पहली चीज कंपटीशन बहुत हाई है उस मार्केट में, और दूसरा कस्टमर्स की आस्क बहुत ज़्यादा है। वो एक ही टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूअसली नहीं यूज़ कर सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, और जितने जल्दी आप प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आओगे, कस्टमर उतनी जल्दी अपना फ़ोन को स्विच भी करेगा। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरीज। अब ये भी वैसे सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। जैसे कि हो सकता है गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर रही हो। जैसे कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होती है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? जहां पे गवर्नमेंट भी कुछ पैसा लगाती है और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जब पैसा लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी। मान लीजिए जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में आपने गवर्नमेंट के साथ में पीपीपी साइन किया था, बट 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो अब वो जो नई गवर्नमेंट बनी है वो मना कर देगी कि मेरे को ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं करना है। सो इस कंडीशन में ये चीज़ थोड़े आपकी कंपनी के लिए सेटबैक हो सकते हैं। हो सकता है कि
आपका नई वाली गवर्नमेंट के साथ में उतना अच्छे रिलेशंस ना हो तो हो सकता है कि वो आपसे प्रोजेक्ट लेके किसी और को दे दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो एक तरीके का ड्रॉबैक बन जाता है इस कंडीशन में। बट ऑल्सो इट इज़ फेवरेबल कि वो सब चीज़ें जो होती हैं वो सब क्लियर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, एक है स्वॉट एनालिसिस और एक है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। स्वॉट एनालिसिस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, S मीन्स स्ट्रेंथ, W मीन्स वीकनेस, O मीन्स अपॉर्चुनिटीज, T मीन्स थ्रेट। अगर आप किसी नई कंट्री में जाके इंटरनेशनल बिजनेस करने वाले हो या फिर आपकी कंट्री में आके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है तो वो 4 चीज़ों को एनालाइज करेगा। सबसे पहले कि उसके प्रोडक्ट और उसकी कंपनी के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, नेक्स्ट उसकी खुद की कंपनी के और प्रोडक्ट्स में क्या वीकनेसेस हैं, वो जिस मार्केट में जा रहा है उस मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा कि क्या उस मार्केट में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी इंडिया में आईफोन और टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर सीइंग द अपॉर्चुनिटी। इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट यूजर इज ट्राइंग टू बिकम द लार्जेस्ट यूजर ऑफ आईफोन, एंड ऑल्सो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि आप उसको मासेज में सेल कर सकते हो। प्लस इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो लोगों के पास जब पैसा आएगा लोग उसको फिर खर्च भी करना स्टार्ट करेंगे, तो जब वो खर्च करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगा। लास्ट इज थ्रेट, कि आपके बिजनेसेस को अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको किस चीज़ से नुकसान हो सकता है। हो सकता है आपको कॉम्पिटिशन से प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के लीगल वर्क से प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़े, तो ये कुछ थ्रेट हो सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। नेक्स्ट है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं और आपको अभी यार टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, दिस विल कवर इन द अपकमिंग वीडियो। सो आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।